तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई राहुल गांधी आपको लेकर के आए जब आपकी ज्वाइनिंग हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की टीम आपको काम नहीं करने दे रही थी, यही माना जाएगा। राहुल गांधी जी से तो कभी बाद में मुलाकात ही नहीं हुई, पहले तो हो जाती थी, मैसेज भेज देते थे फोन पे, तो वो मैसेज जवाब दे देते थे या कहते थे कि इस टाइम पे बात कर लेना, फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया। संदीप सिंह जी अकेले नहीं, कई लोग हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी हो या कोई भी हो, किसी के कुछ बनने से मैं जलता नहीं हूँ। और बहन जी के खिलाफ बोलने का मैं अभी भी नहीं सोच सकता। और बहन जी मेरे माता पिता से कम नहीं। बहन जी का पहले फोन आता था, मैं बैठे बैठे बात करता था। अब उनका फोन आएगा, उनके सम्मान में खड़े होकर बात करूंगा। मुख्यमंत्री तो कांची नाम सब बन सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, बहन जी को बनाऊंगा। कि सगे भाइयों से ज्यादा बहन जी ने माना। क्या आपको लगता है कि बसपा आगे सरवाइव करेगी या चंद्रशेखर जिस तरीके से निकल करके आए हैं? चंद्रशेखर भी तो बसपा प्रोडक्ट है। आप समाजवादी पार्टी जाना चाहते हैं या समाजवादी पार्टी से कोई बातचीत हुई है या अखिलेश यादव से कोई बातचीत हुई है? कुछ सच्चाई है इसमें? अखिलेश जी अभी दिल्ली में हैं, जब लखनऊ आएंगे तो देखा जाएगा। नमस्कार, यूपी तक की खास पॉडकास्ट यूपी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। हमारे इस खास पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। 3 दशकों से ज्यादा का सियासी करियर है। वो शख्स जिन्हें कांसीराम राजनीति में ले आए और जो मायावती के एक वक्त बेहद करीबी रहे। मायावतीज मैन, ये भी उन्हें कहा गया। लेकिन 2-2.5 दशक की पॉलिटिक्स के बाद मायावती को इन्होंने छोड़ा और उसके बाद कांग्रेस में आए, लेकिन अब कांग्रेस भी छोड़ चुके हैं। तो हमारे साथ इस वक्त नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, स्वागत है नसीमुद्दीन साहब। आपका स्वागत है। तो सबसे ज्यादा चर्चा तो इसी बात की है कि भाई आपने अचानक से कांग्रेस छोड़ दी, लोगों को मालूम भी नहीं था। आप कांग्रेस के कई पदों पर रहे पिछले 7-8 सालों में, ऐसा क्या हुआ कि आपने कांग्रेस को छोड़ दी? देखिए, अचानक कुछ नहीं होता है, ये तो कई साल से चल रहा था। और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी कि मुझे, कांग्रेस जब ज्वाइन किया तो मैंने कोई शर्त नहीं रखी कि मुझे कोई पद चाहिए। सिर्फ मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, और वो रिक्वेस्ट मैं राहुल जी से, प्रियंका जी से, खरगे जी से, जब आगे खरगे जी से, अपने दूसरे पदाधिकारियों से बार बार करता रहा कि मैं जमीन का काम करने वाला आदमी हूं। झुग्गी झोपड़ियों में रह करके, जिसकी दीवार भी घास फूस की थी, वहां मैंने रात बिताया। ईद बकरीद भी मैं समाज सेवा में लगा रहता था, अपने बच्चों के बीच में नहीं किया मैंने। बच्चों से कह देता था अगर मुझसे मेरे साथ ईद बकरीद करना है तो यहीं आ जाओ। तो मेरी वाइफ अपने भाई को लेकर के एक बार सिकंदरपुर बलिया में वहां आ गई तो वहां कर लिया। एक बार जैनुद्दीनपुर अम्बेडकर नगर में वहां कर लिया। एक बार दिल्ली में चुनाव चल रहा था तो वहां कर लिया। तो लगभग 35 साल, तकरीबन 36 साल का ये ऐसे ही चलता रहा। तो आदमी जब 36 साल तक किसी काम का हैबिचुअल हो जाता है, काम कांग्रेस में भी होता है, हर घर का अपना एक अलग तरीका होता है। कोई जरूरी नहीं कि जो मेरे घर के लोग जिस तरीके से अपना रहन सहन करते हैं दूसरे घर के लोग करें। तो मैं इसलिए वहां एडजस्ट नहीं हो पाया और मैंने रिजाइन करने के 1 महीना 13 दिन पहले अपने प्रदेश प्रभारी को, प्रदेश अध्यक्ष को, पीसीसी के बहुत सारे लोगों को, सबको बता दिया था कि मेरे टेस्ट का काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ काम करते हैं, जनसभाएं होती है, सब है, सब चलता है, और जब तक हम ग्राउंड पे मजबूत नहीं तो हमारी जनसभाएं भी अपेक्षाकृत
अच्छी नहीं आप होंगी। चाहते क्या थे, पार्टी से क्या चाहते थे जो आपको वहां नहीं मिल रहा था? मैं सिर्फ ये चाहता था, मैंने तो यहां तक कहा कि मुझे फ्रीडम दे दीजिए, किस तरह का फ्रीडम? एक जिले का संगठन मैं अपने हिसाब से बना दूं। क्या हो जाता? आपके जैसा आदमी एक जिले का संगठन अगर लेकर चल लेता तो क्या हो जाता? ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। मैं एक चीज होता है कि 1 महीने के 2 महीने के अंदर में हमने संगठन बना दिया, और जब नहीं मिला, पूरी बात जब नहीं हो पाया तो मैंने कहा एक गांव दे दीजिए। मैंने एक गांव का संगठन बना दिया। दिया पार्टी ने एक गांव? नहीं दिया, नहीं, मान लिया, उदाहरण दे रहा हूं कि एक गांव का मैंने बना दिया, और एक गांव में 4 पोलिंग बूथ है, 4 पोलिंग बूथ में 11-11 लोग तैयार हो गए। अब वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा चलने करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहां बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं, अब कितनी सही बन रही है कितनी गलत बन रही है वो तो बात नहीं, लेकिन आपके जैसे आदमी को संदीप सिंह रोक रहे थे, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई राहुल गांधी आपको लेकर के आए जब आपकी ज्वाइनिंग हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की टीम आपको काम नहीं करने दे रही थी, यही माना जाएगा? कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और मैंने उस टीम से भी कई बार कहा कि भाई मैं बीमार हो जाऊंगा, और प्रियंका जी से मैंने कहा कि प्रियंका जी मैं बीमार हो जाऊंगा, प्लीज मुझे काम चाहिए। खैर उन्होंने कह दिया संदीप देख लेना। देख लिया। तो कांग्रेस में रहते हुए उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि संदीप या फिर प्रियंका गांधी की जो टीम है वो काम करने वालों को उनके हिसाब से काम नहीं करने दे रही, या फिर जैसा वो चाहती सिर्फ वही हो रहा है कांग्रेस में? मैं काम करने वालों की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। मुझे काम नहीं करने दिया गया, या मैं कर नहीं पाया, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो काम आपको क्यों नहीं करने दिया गया? अब ये वो जवाब देंगे। क्या था मुझे नहीं मालूम। जब राहुल गांधी आपको लेकर के आए थे तब तो कुछ कहा होगा ना कि आपको क्या करना है, या आप भी आए होंगे तो आप ये सोच कर आए होंगे कि आप कांग्रेस को किस तरीके से। राहुल गांधी जी मेरी हर बात से सहमत थे, और उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे शुरू कीजिए, बल्कि उन्होंने और बढ़कर के सपोर्ट किया। लेकिन राहुल गांधी जी प्रदेश के तो प्रभारी नहीं थे ना। राहुल गांधी जी से तो कभी बाद में मुलाकात ही नहीं हुई, पहले तो हो जाती थी, मैसेज भेज देते थे फोन पे, तो वो मैसेज जवाब दे देते थे या कहते थे कि इस टाइम पे बात कर लेना, फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया। तो
मैं 5 साल तक लगातार सोचता रहा। शुरू के 3 साल तो किसी तरीके से पार किया। मैं 8 साल रहा कांग्रेस में, तो 3 साल तो मैं किसी तरीके से पार किया। लेकिन मैंने सोचा अगर यही हाल रही तो तू जल्दी बुढ़ा हो जाएगा अपने लिए, और जंग लग रही है। तो फिर मैं जब ये हुआ, फिर भी मैंने एक बार कहा कि भाई अगर आप नहीं मुझे कर सकते हैं तो मैं कोई फैसला लूंगा। किससे कहा? ये मैंने अविनाश पांडे जी से, अजय राय जी से, और पीसीसी में बाद में कहा। फोन पे मैंने ये उनसे कहा, फिर बाद में पीसीसी में दर्जनों लोग बैठे थे, वहां कहा। ये मैंने कहा 12 दिसंबर 2025 को। वही आपकी एक तरीके से आखिरी बातचीत रही होगी। बातचीत बाद में होती रही, लेकिन मैं तो घुटता रहा। लेकिन सर, बातचीत से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी आपको लेकर के आए। राहुल गांधी अगर चलाते तो ठीक था मामला, लेकिन प्रियंका गांधी और उनकी टीम ने आपको काम नहीं करने दिया। नहीं, प्रियंका गांधी जी को मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो इतने नजदीक से नहीं देख रही थी, टीम देख रही थी। मैं प्रियंका जी को नहीं कहूंगा। उन्होंने जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी थी, ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी ना। आप मुझे बताइए, अगर मैं जमीन पे काम करने का आदी हूं और मैं भाषण देने की बजाय मैं लोगों को कन्विंस करने में आदी हूं, उनके साथ बैठ करके रात बिता करके, अगर उनके साथ रात को मैं रुका वहां पर उनकी झोपड़ी में, तो खाना मैंने खाया तो मैंने अंदाज लगाया कि इसमें 200 रुपए खर्च हुए होंगे। तो ये गरीब आदमी कल कैसे जाएगा? आज की मजदूरी इसकी गई, कल कैसे जाएगा? बिना कुछ कहे हुए 2000 रुपए उसकी जेब में डाल के चला आया मैं। हमारे काम करने का तरीका दूसरा था, यहां ऐसा नहीं था। बल्कि पोलिंग बूथ ही कमेटी बनाना शुरू की तो ही रोक दिया, अभी जल्दी है, रहने दीजिए। हालांकि बाद में जो संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाया हमने, रोक दिया, तो बाद में राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेके राहुल गांधी जी निकल पड़े। उन तक बात पहुंची ही नहीं होगी। मैंने खड़गे साहब से कहा, 3 बार में मिला, मैंने कहा मुझे काम चाहिए। बोले प्रियंका जी से मिलिए। कोई बात नहीं। संदीप सिंह को लेकर के पहले से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कांग्रेसियों की नाराजगी रही है। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस नहीं उठ पा रही तो इस टीम का भी बड़ा रोल है? संदीप सिंह जी अकेले नहीं, कई लोग हैं उसमें। नाम बताना मुनासिब नहीं है। कई ऐसे लोग जिनको कुछ नहीं आता, वो आईसीसी के सेक्रेटरी बन गए। मुझे नहीं बनना था, मैं नहीं बनना चाहता। पद नहीं चाहिए, काम चाहिए। बहुत पद दे दिए, बहुत प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। राज्यसभा कितने बनाए मेंबर राज्यसभा के पता नहीं, एमएलसी कितने बनाए। तमाम लोग आए कि हमको जो है आप जिला पंचायत के मेंबर का टिकट दे दीजिए। हमने कहा जाओ पेपर तैयार करके लाओ। उदाहरण के लिए ताहिर साहब हैं एक सुल्तानपुर के, 2004 में आए थे। तो मैंने उसको देखा, उनको देखा, बातचीत हुई, मैंने कहा तैयार करके लाओ। कहा मैंने कहा नहीं, और मैं। वो चुनाव लड़े, सबसे ज्यादा वोटों से जीते, एमपी जी बन गए। त्रिभुवन दत्त जी थे, पार्टी का ड्रामा करते थे, जिला अध्यक्ष बना दिए गए। वो धोती साड़ी पहन करके डांस करते थे, एमपी बन गए, एमएलए बन गए। त्रिभुवन दत्त तो एक दो नहीं, बहुत से लोग टोकराड होते थे, विधायक थे ही नहीं, बहुत से लोग, एक दो नहीं, मंत्री बन गए। हमारा तो ये था कि सीधी सी बात यह है कि अगर हमारे सेनापति ने कह दिया, हमारी सेनापति बहन जी थी, मेरे ऊपर काफी कुछ छोड़ दिया। हमारी वो ट्रेनिंग थी कि हमारे अगर सेनापति ने बुलाया, उसने कहा अपना वेपन निकालो और देश हित में अपने आप को शूट कर लो, तो भाई डायलॉग नहीं बोल रहा हूं, शूट कर लूंगा।
और अगर पता चलेगा कि वो देश के हित में नहीं तो उसको भी मार दूंगा। ये जज्बा आपका था। तो जो हमारी नेता कहती रही हम वो करते रहे। अगर हमारी नेता ने कहा कि सिद्ध करो कि सूरज पूरब से नहीं निकलता पश्चिम से निकलता है, तो सिद्ध करना हमारी जिम्मेदारी है। उसी हिसाब से काम करते रहे। आपने वो किया, जो जो कहती रही वो सब वो आपने आपके किया। सामने है ना। मेरी आदरणीय थी हैं, लेकिन कहा गया कि भाई आप ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने उनको धोखा भी दिया। कैसे धोखा दिया? पॉलिटिकल बातचीत, रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करना, आपको लगता नहीं है कि ये ऐसी चीज है जो नहीं किया जाना चाहिए था? देखो बात पुरानी हो गई, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाया जाता है तो रिकॉर्डिंग के जरिए या कैसे भी अगर आप ये सिद्ध करते हैं कि मैं निर्दोष हूं, तो ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। एक रिकॉर्डिंग का एक शब्द दिखा दीजिए जो मैं खिलाफ बोला हूं। जो इल्जाम सतीश मिश्रा जी ने लगाया उसका मैंने सफाई दी है और वो मेरा अधिकार है। एक शब्द दिखाइए जो मैं एक भी, अगर रिकॉर्डिंग की बात, आज नहीं अभी बैठे हैं, कल फिर बैठ लीजिए, 10 दिन बाद बैठ लीजिए, निकाल लीजिए तमाम रिकॉर्डिंग है जो मैं खिलाफ बोला। जो, और मैंने वहीं कहा था कि ये सारे आरोप मेरे ऊपर झूठे हैं और जो जो आरोप लगते रहेंगे उनकी सफाई मैं दे करके सिद्ध करूंगा कि मैं निर्दोष हूं। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोर्ट में होता क्या है, झूठा आरोप लगा, जज साहब आपकी बात सुन रहे हैं, आप प्रूफ देंगे ना कि हम निर्दोष हैं। आरोप तो आप पर सतीश मिश्रा जी ने लगाया, लेकिन आपने ऑडियो बहन जी का, बहन जी से बातचीत का आपने जारी कर दिया। ये मलाल लगता नहीं कि पॉलिटिक्स में यहां आपने, देखिए ये बात मैं फिर कह रहा हूं बहुत दूर तक जाएगी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आप पहले उसको पूरा उठा के देख लीजिए। पहले दिन सतीश मिश्रा जी की बात थी। सतीश मिश्रा जी ने कहा कि इनको जो है वहां मध्य प्रदेश भेजा गया था, ये नहीं गए, इन्होंने पार्टी का पैसा खा लिया। जब उसकी सफाई दी तो अगले दिन बहन जी आ गई। बहन जी पहले दिन नहीं थी। वही कह रहा हूं, पूरा देखेंगे आप तब समझ में आएगा। और बहन जी के खिलाफ बोलने का मैं अभी भी नहीं सोच सकता। सफाई तो दूंगा, चाहे मेरे पिताजी माताजी होंगे, अगर मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे वो गलत होगा तो सफाई देना मेरा अधिकार है। और बहन जी मेरे माता पिता से कम नहीं, आज भी। इसका मतलब नहीं कि मैं बीएसपी में जाऊंगा या जाना चाहता हूं या मुझे लेंगी वो, लेकिन आज भी आपके लिए दर्जा वही। मैं कहता हूं बहन जी का पहले फोन आता था, मैं बैठे बैठे बात करता था। अब उनका फोन आएगा, उनके सम्मान में खड़े होकर बात करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि बीएसपी में मैं जाऊंगा या वो लेंगी। नहीं तो जब बहन जी से आपको, मायावती जी से आज भी उनके प्रति इतनी अगाध श्रद्धा है आपके मन में, तो बसपा में जाने में क्या प्रॉब्लम है? या फिर आपने क्या ट्राई किया या नहीं किया? देखिए साहब, कभी एक आध आदमी ऐसा होता है बसपा में, अगर बसपा के बनाने में कांशी राम साहब मेन थे। लाखों लोग ऐसे थे जो तिनका तिनका मिलकर के एक मंडई, एक मकान बना था जिसको हम बीएसपी जानते हैं। 6 दिसंबर 1978 को बामसेब बना, 6 दिसंबर 1981 को DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बना और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी। ये सब कांशी राम साहब ने बनाया। इस मकान को बनाने में मेन कांशी राम है, शिल्पी वही है, लेकिन अगर उसमें लाखों ईंटें लगी हैं तो एक ईंट मैं भी हूं। ठीक बात है। और वो ईंट जिस मकान में लगी है, वो अगर मकान दीवार में
दरार पड़ती है, दीवार गिरती है, दीवार मकान गिरने की हालत में आता है, तो मुझे भी तकलीफ हो रही है। और ये दीवार गिर नहीं रही है, एक आदमी गिरा रहा है, नाम मत पूछिएगा। वही जिनका नाम अभी आपने लिया? मैंने नाम नहीं लिया, दूसरी लाइन में नाम लिया। आपको लग रहा है कि बसपा की स्थिति अब भी दिनों दिन गिरती जा रही है, बिल्कुल बसपा की दीवार गिर रही है? भावुक हो रहे हैं आप तो। जब मैं भावुक नहीं हो रहा हूं, जब मुझे निकाल के बाहर कर दिया गया और उस व्यक्ति ने निकाल के बाहर किया, सतीश चंद्र मिश्रा, मेरी बात, उस व्यक्ति ने निकाल के बाहर किया जो पार्टी में मुझसे 20 साल जूनियर है, उम्र में मुझसे 8 साल बड़ा है, वो मुझे निकाल के बाहर कर रहा है। जिसको उस मकान बनाने में जिसने कोई योगदान नहीं दिया, बने बनाए में आप रहने लगे और उसके बाद ध्वस्त करना शुरू कर दिया, वहीं पर निकाला गया हूं। कुछ लिमिट है कितने निकाले गए? सब गलत थे, सब गलत है। अगर सब गलत है तुम ही सही हो, तो फिर क्यों कमजोर हो रही है पार्टी? संभालो भैया, हमें भी अच्छा लगेगा। तो फिर इतना विश्वास एक ही आदमी पर बहन जी का क्यों है? सब कुछ नुकसान हो गया, सबको निकाल दिया गया, आप जैसे लोगों को जिनको मायावतीज मैन कहा गया, जो मायावती के सबसे खास रहे सियासत में, ये जवाब तो बहन जी देंगे। वो मुझसे बड़ी है, मैं उनको क्या कहूं, जवाब बहन जी देंगे। तो आज भी आपको इस पार्टी को देख करके, पार्टी का हश्र देख करके आप दर्द होता है? जिस घर को बनाया जाता है, अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो मैं मरम्मत भले ही न कर पाऊं, लेकिन लगता तो यार इसमें मेरी भी एक ईंट लगी है। तो आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं की? आपने कभी बताने की कोशिश नहीं की, देखिए इस दीवार को गिराया जा रहा है, इसके जड़ खोदे जा रहे हैं, ये शख्स हैं जो पूरी पार्टी को खत्म कर रहे हैं? इसीलिए तो बाहर हो गया। बताया था आपने? इसीलिए तो बाहर हो गया। हुआ नहीं, किया गया, मैं बाहर हो गया, कोई बात। और मुझे 10 दिन पहले मालूम हो गया था। मैं नाम बता देता हूं, कम से कम 150 लोगों को जिनको मैंने 10 दिन पहले कह दिया था कि मैं पार्टी से निकाला जाऊंगा। बोले छोड़ दो, मैंने कहा मैं गद्दार कहलाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ी। ये तो निकाला क्यों गया? मायावती ने आपके खिलाफ वो कौन सी बात कन्विंस, किस बात से वो कन्विंस हो गई कि? मैंने इशारा आपको कर दिया, सब बातें खोल के नहीं कही जाती हैं, और पुरानी बात हो गई, 10 साल पुरानी बात, अब छोड़िए उसको। नहीं ठीक है, अब आप जी नए घर की तरफ, नए रास्ते की तरफ बढ़े, लेकिन इसी में 1-2 सवाल और हैं। ऐसा नहीं, आपने भी तब बहुत सारी बातें कही। आपने मायावती को कहा कि मायावती आपत्तिजनक टिप्पणियां मुसलमानों पर करती रही, 2014, 2017 हमारा नुकसान हुआ, ब्लैकमेलिंग जैसे आरोप लगे। देखिए, जो भी है आपके न्यूज चैनलों पे है, न्यूज पेपर्स पे है, आप उस टाइम को उठा करके देख लीजिए, हर चुनाव के बाद क्या कहा क्या नहीं कहा। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आप बढ़िया सी बात मेरे मुंह में डालें, मुझसे निकलवा लें जो आपको पता है, वो छोड़िए। नहीं, चूंकि बातचीत निकली है तो मैं सवाल कर लेता हूं। आप बिल्कुल करिए सवाल। देखिए, एक चीज है कि अपनी सफाई रखना, जो बात आपने कही थी कि भाई मुझ पर आरोप लगेंगे तो मैं 1000 बार सफाई दूंगा और सफाई देना मेरा अधिकार है। जो बातें आप कह रहे हैं कि न्यूज में है, न्यूज चैनलों में है, आपने ये कहा कि आपके पास 150 ऐसे रिकॉर्डिंग्स हैं जिसको कि जो आपके पास हैं, आप लगातार फोन रिकॉर्ड कर रहे थे। मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे एक बात दिखा दीजिए मेरी, जो मैं बोल रहा हूं, ये 150 कहां से आ गया? आपने नहीं कहा। मुझे, अरे सवाल ही नहीं भाई, मुझे मालूम है, मैं अभी भी सुनता हूं मैं क्या बोला हूं। आप सुना दीजिए ना, मुझे दिखा दीजिए 150, मैं सारी बात मान जाऊंगा। और अभी जाके, लेकिन सर रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? अब फोन रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए साहब,
उसको अगर आप पूरा सुन लेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा आपको। सवाल ही नहीं बनता, अगर आप सुन लेंगे सवाल बनेगा ही नहीं। आपने इसका मतलब सुना ही नहीं। कुछ दर्शकों के लिए भी तो बता दीजिए। दर्शकों ने हफ्तों महीनों सुना है, जब रिकॉर्डिंग आप लोगों ने वायरल की है। लेकिन रिकॉर्डिंग तो आप ही ने की थी। जो किया था, उसमें क्या बात है। अब आप कहां जा रहे हैं? क्योंकि बसपा आपने एक वक्त हो गया छोड़ दी, कांग्रेस आपने छोड़ दी, अब आगे क्या? देखिए, आपको मालूम है कि सबको मालूम कि जब ये कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया तो मैं अकेले नहीं था। हफ्तों इसमें विचार किया गया, मंथन किया गया। हर जिले में समर्थक हैं और उनमें से जो खास लीडर थे जो आ भी नहीं पाए, बहुत से, जैसे एक्स मिनिस्टर आज ही आए थे एक सुबह, कल 2 विधायक आए थे कि साहब हम रह गए। ऐसे उत्तराखंड के लोग आए थे, 32 लोग उत्तराखंड के आए थे कि साहब हम रह गए। तो जो हमारे समर्थक हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं। अकेला फैसला होता तो मैं अभी बता देता कि ये कर रहा हूं। नहीं, जब बसपा से कांग्रेस आए थे तो आपका अकेले का फैसला था। क्या करें? जब आप बीएसपी से कांग्रेस आए थे तब आपका अकेले का फैसला था? बिल्कुल नहीं था। तब भी समर्थकों का फैसला था। फिर आप वहां पर मिस कर रहे हैं या कुछ चुटकी लेके वो कर रहे हैं। आप फिर मिस कर रहे हैं। मिस कर रहा हूं। मेरे साथ 38 एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स मिनिस्टर गए थे। उनकी फोटो कहें तो अभी ला करके दिखा दूं। एआईसीसी में मुझे 12 घंटे का टाइम दिया गया था। मैंने कहा भी था राहुल भैया से कि भैया ये जो है इतनी जल्दी पूरी यूपी से और दूसरे और अदर और स्टेट से नहीं आ पाएंगे। बोले आप भर आ जाइए। राहुल जी ने कहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आ गए थे, 4-5-6 जिलों के। एआईसीसी में जगह नहीं, बाहर सड़क जाम। मैं नहीं कहता हूं, आप एआईसीसी में जाके पता कीजिए। तो मैं अकेले कैसे चला गया था? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरा प्रेस मीडिया था। और जब स्टेज में जाकर के गुलाम नबी आजाद जी थे, राज बब्बर जी थे, मैं था वहां, स्पीच दी गई भीड़ पे, तो मैं अकेले कैसे गया था? तो इस बार भी जब पूरा फैसला होगा तब पता चलेगा। लेकिन बड़ी चर्चा यह है कि आप समाजवादी पार्टी जाना चाहते हैं, या समाजवादी पार्टी से कोई बातचीत हुई है, या अखिलेश यादव से कोई बातचीत हुई है? कुछ सच्चाई है इसमें? अखिलेश जी अभी दिल्ली में हैं। जब लखनऊ आएंगे तो देखा जाएगा। अभी वो पार्लियामेंट चल रही है, वो सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो कोई आपकी बातचीत उनसे हुई? अब हर बात आज ही कहलवा लेंगे तो अगली बार को कुछ बचा लीजिए। लेकिन आपके सारे पुराने साथी तो वहीं बैठे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, आरके चौधरी। देखिए साहब, इस टाइम पे 66 एमएलए बीजेपी में वो हैं जो मेरे साथी थे और अधिकांश मेरे बढ़ाए हुए थे, और 7 मिनिस्टर भी वही हैं जो बसपा में आपके बसपा से बढ़ाए हुए थे, और साथ में थे एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी साथ में थे। तो क्या इतने तो सपा में नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कहां जाना है कहां नहीं जाना है, मना नहीं कर रहा हूं। कहां जाना ये जो तय होगा देखा जाएगा। लेकिन इस बात को आप बेस कैसे मान सकते हैं? तो मुझे बीजेपी में जाना चाहिए। सबसे ज्यादा मेरे लोग बीजेपी में। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, राज्यसभा के एमपी मैंने बनाया उनको। पहले वो बसपा में थे, फिर सपा में चले गए, सपा से मैं लेके आया। तो ये पैमाना नहीं हो सकता है। आपने डिप्टी सीएम का जिक्र कर दिया, ब्रजेश पाठक। हाँ, हमने साथ में काम किया है बीएसपी में। मेरे वो, मैं उनको लेके या मेरे जूनियर या मेरे वो नहीं है। हाँ, वो बाद में बीएसपी में आए थे, मैं पहले थे हूँ। उस लिहाज से सीनियर है।
तो वो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम लोग साथ में काम किए। वो है उनके साले गुड्डू त्रिपाठी, क्या नाम था उनका, गले में उनको वो था। तो ये जो जिन 4 लोगों का मैंने नाम लिया, ये कहा गया कि कई लोग तो इसमें आपकी वजह से बसपा छोड़े। जैसे अब नाम तो मतलब अब नाम मैं भी नहीं ये काल्पनिक बात है। एक व्यक्ति नहीं आपको ऐसा मिल सकता। जितने का भी आप नाम ले रहे हैं, मैं पहले बसपा से निकाला गया, बाद में आए हैं। लालजी वर्मा बाद में आए, इंजी सरोज बाद में आए, रामचंद्र राजभर बाद में आए, बाबू सिंह कुशवाहा बाद में गए। ये सब सपा में बाद में गए हैं। आर.के. चौधरी पहले, आर.के. चौधरी तो मुझसे पहले 3 बार निकाले जा चुके हैं। बसपा में गए निकाले 3 बार। तो अगर आप सपा आते हैं तो ये तमाम जो लोग हैं आपके पुराने बसपाई साथी की तरह रहेंगे, क्या रहे? अभी अगर मगर का सवाल कहां से आ गया? अगर पक्का हो जाता है तो फिर ये प्रश्न उठता है, पहले पक्का तो हो, करना क्या है? पहले बातचीत हो। बातचीत अपनों से पहले हो। इशारों में तो मैं कुछ समझ भी पा रहा हूं कि शायद अभी अखिलेश जी आएंगे, अभी सेशन में हैं, बातचीत होगी, उसके बाद मैंने चीज के हर चीज ओपन नहीं की जाती है। हर चीज का एक समय होता है। हम लोगों ने, मैंने 4 बार मिनिस्टर, मैं राष्ट्र मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर था, 4 बार मैंने जब पद की शपथ ली तो गोपनीयता की भी शपथ ली। कहीं ना कहीं वो हर जगह लागू होता है। अच्छा, आप नसीमुद्दीन जी, आप कह सकते हैं कि गढ़े हुए, अब तराशे हुए कांशीराम के, मैं ठीक कह रहा हूं? शुरुआत आपकी कांशीराम ने कराई, पार्टी में वो लेकर के आए, पहला चुनाव लड़ाया, क्या था एक्सपीरियंस आपका? देखिए, कांशीराम साहब जैसा व्यक्ति, मेरे पास शब्द नहीं। मैं कांशीराम, मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखा नहीं, पढ़ा है। तमाम महापुरुषों को पढ़ा है, वो चाहे धार्मिक हो या सामाजिक हो। कांशीराम साहब जैसा महापुरुष कहना छोटी बात है। मैंने ऐसा व्यक्ति, समाज सुधारक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। एक बार की बात मुझे वाकया एक याद आ गया। कांशीराम साहब बाई इलेक्शन इटावा से लड़े और मैं एमएलए बांदा से लाइफ में पहली बार लड़ता हूं 91 में, और मैं एमएलए जून 91 में एमएलए जीत जाता हूं। हालांकि लड़ाया गया था, कांशीराम साहब ने कहा था मैं नहीं लड़ना चाह रहा था, तू लड़। अच्छा। अब जहां पर 6-7% मुस्लिम वोट है, बीएसपी नई पार्टी है, 12% चमार वोट है, शेड्यूल कास्ट तो 18 था। सामने जमुना प्रसाद बोस 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर और मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टर एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं। रामतन शर्मा सिटिंग एमपी बीजेपी से लड़ रहे हैं, सरकार बन रही कल्याण सिंह की, और वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है कि जिसने कभी प्रधानी भी नहीं जीता, पहली बार लड़ रहा है। तो जब जिद किया तो हारने के लिए लड़ गए, और जब चुनाव के 2-3 दिन बचे तो लगा क्या हम जीत सकते हैं, और जब जीत गए तो 1 महीना ये लगा क्या सचमुच एमएलए बन गए। विश्वास ही नहीं था, सपना तो नहीं कहीं। मैं जीत गया जून में, कांशीराम साहब जीते नवंबर-दिसंबर में। इसके बाद उन्होंने एक साइकिल रैली चलाई सहारनपुर से, बोले तू भी मेरे साथ चले। बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक मैं भी था। हम साइकिल रैली चलाते हुए फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर फतेहपुर शहर में जीटी रोड बाहर से बाईपास बन गया, पहले सीधा था। तो एक पुराना गेस्ट हाउस है, वो रिनोवेशन कर दिया हमने अपनी सरकार में, टूटा फूटा था। वहां साइकिल रैली जब पहुंची तो रात को वहां हम लोग आराम करने के लिए लेट गए। एक बड़ा कमरा था, उसमें कांशीराम साहब हो गए, बगल में एक छोटा कमरा था, 4-5 छोटे छोटे कमरे थे।
एक कमरे में मैं हो गया, और दोनों कमरों के बीच में एक दरवाजा था पुराना, ऐसे ही लगा हुआ था। सो गए। रात को लगभग 2 बजे मेरी नींद खुली, तो मैं बाथरूम गया। मैंने बार बार कांशीराम साहब के खांसने की आवाज आ रही। मैं बेड पे बैठ गया। मैंने कहा यार ये क्यों ये खांसी इनको, और मैं बहुत अदब करते थे उनका। मैं गया तो मैंने वो दरवाजा के पास पहुंचा, तो दरवाजे लगे थे, एक सांस थी लंबी सी दरवाजा, लकड़ियों के बीच पर्दा पड़ा था, तो एक साया जैसे होता है टहलता हुआ इधर दिखाई दिया, और मैंने नॉक किया, खटखटाया, खोला। उन्होंने क्या क्या बात है? मैं कहा साहब आपको नींद नहीं आ रही? कहा नींद नहीं आ रही मुझे। मैं कहा साहब आपकी तबीयत खराब है? साहब कहते थे हम। बोले हाँ मेरी तबीयत खराब है। मैं कहा साहब कुछ दवा ले लीजिए, सो लीजिए। क्या दवा नहीं है? मैं कहा साहब अगर मालूम हो तो मैं जाकर के किसी मेडिकल स्टोर को जानने वाले हैं, मैं खुलवाऊं और दवा ले आऊं। दवा नहीं मिलेगी। साहब आप बताओ तो मैं लेके आता हूं। तो इधर आ जा, बैठ जा। मैं कहा नहीं ठीक है साहब। अपना बेड पे बैठ गए। तू पहले मरज तो जान ले, फिर दवा ले आ। कहने लगे रोजाना रात को मैं 10-11 बजे सो जाता हूं, और 1:30-2 बजे मेरी नींद अपने आप खुल जाती है। फिर मैं सारी रात मुझे नींद नहीं आती है, और मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दबे कुचले समाज को हुक्मरान बनाना चाहते थे, वो नहीं बना पाए, और वो मर के चले गए। उनके शब्द हैं, हम नहीं बोलते मर के चले गए, दूसरे शब्दों में कहते हैं कि स्वर्गवास हो गया। उन्होंने जो बोला, मैं कांशीराम सोचता हूं कि क्या मैं अपने जीते जी ये जो दबी कुचली कौम है इसको हुक्मरान बना पाऊंगा, या मैं भी मर जाऊंगा। और हमने कहा साहब ऐसी बात मत कीजिए, आपको हमारी भी उम्र लग जाए। कहा तू डायलॉग बोल रहा है, न तेरी उम्र मुझे लगेगी न मेरी उम्र तुझे लगेगी। जब तुझे मरना होगा तू मर जाएगा, जब मुझे मरना होगा मैं मर जाऊंगा। जा इसकी दवा मेरे तो ले आ। आंसू निकल आए। जिस आदमी ने अपना घर छोड़ दिया, 1 रुपया का बैंक बैलेंस नहीं बनाया, 1 रुपया की प्रॉपर्टी नहीं बनाई, शादी नहीं की, सिर्फ समाज के लिए जो आदमी लग गया, तो जागते हुए तो ठीक है, सोते हुए भी वो उठ करके सिर्फ समाज के बारे में सोच रहा है। मुख्यमंत्री तो कांशीराम साहब बन सकते थे ना। उन्होंने क्या नहीं, बहन जी को बनाऊंगा। और कई उनकी बातें हैं, कलकत्ते की, इधर की उधर की, वो मुझसे अजीब उसमें बात करते थे। अक्सर कहते थे अरे बहुत दिमाग खराब है। तो अब बहन जी से वो हो गया था एमएलए बनने के बाद, बहन जी के घनिष्ठ संबंध में कैसे आया? कलकत्ता में एक रैली थी, ये 1992 में, मैं एमएलए था। सब लोग वही होटल में जाके रुक गए, बहन जी एक कमरे में रुक गई, कांशीराम साहब, हम लोग। एक प्रोग्राम हो गया। एक वो आए, बहुजन वॉलंटियर फोर्स के थे, नाम भूल गया मैं, काले थे, बड़े पुराने, साहब बुला रहे हैं आपको। मैं गया तो बहन जी बैठी थी, वो भी बैठे थे। बोले बैठ जाओ। तो मैं कहा नहीं ठीक है सर। बैठ जा। बैठ। बोले तेरे बहुत दिमाग खराब है। आपको बोला कांशीराम जी ने? मैं कुछ नहीं बोला, मुस्कुराने लगा। अरे भाई मुस्कुरा रहा है। हम कहा साहब कुछ बोल दूंगा तो आप नाराज हो जाओगे। कहनी क्या बोलेगा? हमने कहा आप ही तो की है दिमाग खराब। अच्छा तू करेला और नीम चढ़ा है। अब उनकी बात के मतलब होते थे, लेकिन बाद में समझ में आता था। हम कहा साहब मेरे समझ में नहीं आएगा, जब बाद में समझा दूंगा। देख भाई ये एक होटल का कागज था, होती है बुक, उन्होंने पेंसिल भी वहीं रखी थी होटल की। उन्होंने पेंसिल थी लाइन खींची, बोले ये लाइन जो है ये 100 मीटर की मान ले तो, और 10 बिंदियां रख दी वहां पर। बोले ये 100 मीटर की दौड़ हो रही है, उसमें ये 10 लोग दौड़ रहे हैं, एक तू भी है।
और तू इसमें अगर फर्स्ट आएगा ना हम्म। तो तेरा नंबर आखिरी में लगेगा। मैं कहा सब मैं फर्स्ट आऊंगा फिर भी आखिरी लगेगा। कहा हाँ तू करेला नींद चढ़ा है। दूसरी लाइन उससे दोगुनी खींची, बोले ये 200 मीटर की लाइन है, जितनी देर में ये 9 लोग 100 मीटर दौड़ेंगे उतनी देर में तू 200 मीटर दौड़ेगा तो 8 पार आएगा, लीड नहीं लेगा। 200 के बाद जितना दौड़ेगा वो लीड से रही होगी। तो मैं कहता ये कौन सी दौड़ दौड़ू मैं? कहा तेरे अंदर टैलेंट है, तू कर सकता है। घर छोड़ देगा, 6-6 महीने में घर आना पड़ेगा। अरे हमने कहा मिशन के लिए क्या, इसमें क्या पूछना है। अब बहन जी की तरफ घूमे, कहने लगे देखो ऐसा है कि वो एक सुलेमान पप्पू थे, वो विधायक रहे, वो तुम लिए हो वो भी ठीक है, मैं उसकी बुराई नहीं करता हूं, इसको ले जाओ, जो पार्टी हित का काम इसको दो, ये करके लाएगा, इसको पश्चिम उत्तर प्रदेश ले जाओ। आपके बारे में? हाँ। बहन जी बोली को ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि हालात सही तक आ जाओ, 10-15 दिन का टाइम दिया। बच्चे क्या, हमने कहा वो 2 बच्चे हैं और कौन देखेगा, हमने कहा हम लोग 8 भाई हैं, साला भी है, सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं। मैं गया, सामान वामान बांधा और चला गया लेकर के। बहन जी बीच में इतना खुश हो गई हमारे उसमें, आपके काम से बहुत खुश हो गई। फिर 2 जून का मामला पड़ा, उससे और खुश हो गई वो, स्टेट गेस्ट हाउस वाले में और खुश हो गई वो। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2003 में चलिए होता है। तो एक तरीके से कांशीराम जी ने बहन जी के हाथों आपको सौंप दिया कि ले जाओ, कह सकते हैं। और बहन जी ने अपने सगे भाइयों से ज्यादा माना। मुझे कोई वो नहीं है, मैं खुलेआम कहता हूँ, बहन जी ने शुरू में तो हम दूर दूर और सब कुछ रहे, कि सगे भाइयों से ज्यादा बहन जी ने माना। इतना भरोसा था आपके ऊपर? बिल्कुल था। फिर वही सवाल आता है, फिर ये भरोसा कैसे टूट गया? उसका जवाब दे चुका हूं। ये दिल वालों की बस्ती है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। बहुत बढ़िया। तो आपको मलाल है इस बात का कि बहन जी के साथ इतना क्लोजली आपने काम किया, लेकिन आज आपकी स्थिति ऐसी है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। आपको इस बात आज क्या स्थिति है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। जो आदमी पार्टी को बनाने वाला है, जो आदमी पार्टी की एक एक ईंट बनाने वाला है, वो आदमी आज ये सोच रहा है कि आगे मैं क्या करूं, किस पॉलिटिकल पार्टी में जाऊं, क्या अपना बनाऊं उम्र के इस पड़ाव पर। आदमी जब उरूज पे होता है तब भी यही सोचता है, किस पार्टी में जाऊं वो अलग बात हो गई, आगे क्या करूं। हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा जब टाइम खराब हो या तुम्हारा उरूज नीचे आ जाओ, ये कुदरत का निजाम है कि ऊपर और नीचे चलता रहता है। जब टाइम खराब हो तो बिल्कुल नहीं परेशान होना, ये मानना कि अच्छा टाइम आने वाला है, और जब अच्छा टाइम हो आए तो दिमाग ना खराब हो, ये समझना कि खराब टाइम आने वाला है। अगर अच्छा टाइम नहीं आएगा तो खराब का एहसास नहीं होगा, खराब टाइम नहीं आएगा तो अच्छे का एहसास नहीं होगा। मैं खराब टाइम नहीं मान रहा हूं। आप जैसे पत्रकार, आप जैसा चैनल मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, काहे का मेरा टाइम खराब है। अब टीआरपी तो नहीं कहूंगा, आप ही लोग बढ़ा रहे हो। नहीं, आपके टीआरपी बनी हुई है पहले से। स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की बात होती है तो कांशीराम की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और मायावती की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, चूंकि आपने दोनों को नजदीक से देखा है, कांशीराम लेकर के आए, बनाया सब कुछ, और फिर सब कुछ इतना नीचे आ गया है कि आज एक विधायक पर आ गई है बसपा। कांशीराम साहब के कोमा में जाने के बाद धीरे धीरे चेंज हुआ।
हम्म। और जरूरत के मुताबिक कहें, आवश्यकता अनुसार कहें या कुछ भी कहें, वो सब बीएसपी में हो गया जिससे नुकसान हुआ। जैसे अब जैसे कुछ तो बताइए। जैसे आपके सामने अकेले एक आदमी काफी है। सिर्फ एक आदमी की वजह से पूरी बीएसपी? मैं बिल्कुल यही कहूंगा, क्या? जितने बाहर किए गए उन्हीं ने करवाया। एक आदमी पूरी बीएसपी के तमाम दिग्गज नेताओं को बाहर कराने का जिम्मेदार है? बिल्कुल। कोई तो उसकी वजह रही होगी, कोई तो स्वार्थ रहा होगा। अब ये बहन जी बताएंगे, मैं नहीं समझ पाया। काबिल हैं वो, अच्छे वकील हैं, उनका पूरा परिवार हाई कोर्ट जज और सब कुछ, उनके पिताजी हाई कोर्ट के जज थे, भाई हाई कोर्ट के वकील थे, ये भी होते होते रह गए। अब आपको ये भी पता लगाना चाहिए क्यों नहीं हुए, मुझे नहीं मालूम है, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। तो ये एक आदमी की महत्वाकांक्षा है या साजिश? मैं समझ ही नहीं पाया क्या है, मैं समझ ही नहीं पाया। मायावती भी नहीं समझ पाई कि सब कुछ चला गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया? अब वो समझी कि नहीं समझी, हो सकता है उनकी कोई स्ट्रेटजी ऐसी हो कि आगे ये करना है। ये सब कुछ लुटा के कौन सी ये स्ट्रेटजी आप हो कह रहे हैं सकती ना कि है? लुटा के, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना मैं सांसद देख रहा हूं, ना विधायक देख रहा हूं, एक विधायक देख रहा हूं। आप कह रहे हैं ना, वो क्या सोच रही है ये ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। तो आपको उस बात का दर्द है, रहेगा? देखिए, बीएसपी कमजोर हो रही है या होगी, या जब जो कुछ होगा तो कहीं ना कहीं टीस तो है। कांशीराम के मिशन से मेरा गहरा ताल्लुक है, तो कांशीराम के मिशन से ही बीएसपी बनी थी। उन्होंने जिस तरीके से कुर्बानी दी है, अब पूरी बात कहने में मैं क्या बताऊं कैसे उस आदमी ने। बताइए। एक बार की बात है कि कहीं से प्रचार करके आए, तो अब यह था कि भाई 2 बज रहा है, भूख लगी, क्या खाएंगे। कहा यार कुछ है ही नहीं है, अब इतनी रात को क्या करें। कई दिन की सूखी रोटी पड़ी थी, 5-6 लोग थे। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए, क्या नाम था उसका, वहां का महाराष्ट्र का था, याद नहीं आ रहा, नाम भूल गया, काफी दिन हो गए, जो ड्रामा रामा भी किया करते थे। अरे तू भाई एक गिलास में पानी ला और ये रोटी ले आ, डोब डोब के खाना शुरू कर दिया। पानी में रोटी? पानी में डोब डोब के सब लोग पानी ले आए, अपना सबने खाना शुरू कर दिया। उनकी शुरू की पढ़ाई कोई जानता है कि मदरसे में हुई है? कोई जानता है वो कहाँ पैदा हुए? कोई जानता है? वो खबासपुर बता देते, खबासपुर में थोड़ी पैदा हुए। खबासपुर उनका गांव था, लेकिन पैदा कहाँ हुए? आप बताइए। वो अपने ननिहाल में पैदा हुए, बूंगा साहब में। कहाँ है? वहीं पे, उसी जिले में, रोपड़ जिले में। उनके भाई लोग क्या काम करते हैं? कोई लोहार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। उन्होंने मायावती को बीएसपी की कमान सौंपी, मुख्यमंत्री बनाया। आपको लगता है वो डिसीजन सही था? क्योंकि बिल्कुल सही था, जो उस समय तक चल रहा था बिल्कुल सही था। या तो कांशीराम साहब डिजर्व कर रहे थे, उसके बाद बहन जी डिजर्व कर रही थी। तो आपने भी एनालाइज किया होगा ना, गलती कहां हो गई कि आज?
अब किसी बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बसपा को इतने नजदीक से जानने वाला या बसपा के बारे में लोगों को बताने वाला जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए मैं बार बार इस ऐसे सवाल पूछ रहा हूं कि शायद आपसे कुछ निकला। जवाब दे चुका मैं। चलिए, कोई जरूरी है कि मेरी निगाह में जो गलती है वो गलती सबकी निगाह में हो। जो आपके देखने का नजरिया है वो मेरा नजरिया हो, कोई जरूरी थोड़ी है, या मेरा नजरिया जो है वो आपका नजरिया हो, कोई जरूरी थोड़ी है। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, आप आगे इस बहुजन मिशन को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बसपा आगे सरवाइव करेगी, या चंद्रशेखर जिस तरीके से निकल करके आए हैं? चंद्रशेखर भी तो बसपा प्रोडक्ट है। चंद्रशेखर भी तो बसपा में थे, कितने लोगों को पता है? आपके साथ और मैं इंचार्ज था तब थे ये। कब? ये काफी दिन तक रहे, 2012 से 2017 तक तकरीबन बसपा में रहे। मुझसे मिलने आए, हम ही ने संगठन में रखा। हाँ, होनहार व्यक्ति है वो, मेहनती आदमी है वो चंद्रशेखर। आपसे मुलाकात हुई हाल में? कहा यह जा रहा है कि अभी आपकी कई बार मुलाकात मेरी हुई। मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, अक्सर वो बैठते हैं। पिछले महीने मेरी मुलाकात हुई। तो क्या आप अपनी कोई भावी पॉलिटिक्स उनके साथ भी देखते हैं? यहां पर मुझे अपनी पॉलिटिक्स नहीं देखना। मुझे अपना देखना होता तो साहब माफ कीजिएगा, मेरा अभी सब कुछ हो जाए। ये जो मेरे साथ लिए कुर्बानी देने को तैयार है, उनका क्या होगा? टिकट नहीं हो सकता, संगठन में एडजस्ट हो जाए, वो भी काम करें। और जो टिकट जिनका हो सकता है टिकट हो जाए। और ये सवाल उस टाइम पे होता है जबकि किसी से बातचीत करें कि भैया मुझे छोड़ो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनको एडजस्ट कर लो। तो भविष्य की रणनीति में तो ये है ना कि जब आप या तो किसी के साथ बात करेंगे तो जो आपके साथ होंगे बिल्कुल उनको आप एडजस्ट कराएंगे। उनको बात की जाएगी, फिर क्या हालात बनते हैं, उस समय क्या स्थिति बनती है, उस समय की बात है। उस समय हमारे लोग क्या कहते हैं एडजस्ट होने, या जब उसकी बात आती है, जितनी बात सामने से आती है उस पे हमारे लोग क्या कहते हैं। अभी तो सीधा सही है कि भाई हमने आपके ऊपर छोड़ दिया। मैं बहराइच गया, लखीमपुर खीरी गया, मैं झांसी गया, बरेली गया, अभी मेरठ और बनारस और जाना है। फिर बैठेंगे, कोई फैसला लेते हैं। तो अभी आपके लिए ऑप्शन सारे खुले हैं कि आप अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं, आप चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं, आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, सब कुछ ओपन है। बिल्कुल। कहा जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं पुराने जो कि अब उत्तर प्रदेश में एक नई पॉलिटिक्स चल पड़ी है। चाहे आप देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी एक संगठन, एक पार्टी के साथ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो 27 के चुनाव आएंगे उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, पल्लवी पटेल इस समय अलग है। तो क्या कोई ऐसी भी संभावना है कि कोई थर्ड फ्रंट जैसी चीज बनकर तैयार हो रही हो? आप उसमें अपनी भूमिका देख रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीति में मुझसे बहुत सीनियर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में 1996 में आए थे। बाबू सिंह कुशवाहा जी इनको मेरे पास लेके आए थे सबसे पहले, स्वामी प्रसाद मौर्य को जी। और मेरा उनका भाई का रिश्ता है। भाई का रिश्ता तो अजय राय जी से भी है, बीच में घुस गया, उससे मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब नहीं था। और बहुत सारे लोगों, ठीक है हम उस पार्टी में रहे ना रहे, तो उनसे भी मेरी फोन पे बात हुई है, बैठेंगे उनके साथ भी। अब आपने फ्रंट की बात की है, देखिए साहब, सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर मुझसे कोई पूछेगा, सभी को एक हो जाना चाहिए। मेरी मानते हैं नहीं मानते हैं वो अलग बात है,
बात निकली है तो मैं दिल की बात कह रहा हूं, सांप्रदायिकता के खिलाफ सबको एक हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ सबको एक लामबंद होने की जरूरत है? ये है क्या? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, दुनिया भर की ये जिहाद वो जिहाद, ये है क्या? क्या इससे पहले हिंदू मुस्लिम यहां नहीं थे 2014 से? या आगे खत्म हो जाएंगे? भाई सबका योगदान है देश को आजाद कराने में। अभी देखिए बारी बारी से सबको काटा ठुकाई होती है, एक ने। शुरुआत हुई साहब मॉब लिंचिंग से, अब मुसलमानों ने गाय पालना ही बंद कर दिया, पीट पीट के मार डाला। अखलाक था, मैं उसके घर भी गया था, उसको मार दिया, पता चला वो गोश्त जो है बकरे का था। इन्हीं की एजेंसी बता रही। चलो भाई इनका नंबर लग गया, और जब मुसलमान पिट रहा था तो दूसरे लोग कहते हैं हमें लेना देना क्या है, मुल्ला जी हैं पिटे। फिर शेड्यूल कास्ट का नंबर लगा। अभी मेरठ में क्या हुआ, माँ बेटी के साथ क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ था, सोनभद्र में क्या हुआ था। आए दिन किसी न किसी नाम से जो दलित है, पिछड़ा है, उसको ठोका जा रहा। अब मुसलमान कहते हैं हमें क्या मतलब है। इसके बाद जब ये पिट चुके तो अब शंकराचार्य जी आ गए, ये भी लड़ाने के लिए। एक तरफ से आग लगी है, मुस्लिम है, फिर जब वो निपट गया, अब निपटा नहीं, वो तो चलता रहेगा। फिर दलित है, फिर पिछड़ा है, फिर शंकराचार्य है, और हम एक दूसरे की पिटाई पर्दे से झांक रहे हैं। अच्छा भी पिट रहा है। मेरा तो सीधा सा संदेशा है सबके लिए कि कभी पर्दे से तुम झांको, कभी पर्दे से हम झांकें, कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांकें। लगा दो आग चिलमन को, न तुम झांको न हम झांकें। या दूसरी बात मैं कह दूं, एक मरहूम शायर है, उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सब मकान बारी बारी से जल रहे हैं। ये जातीयता के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे सबको जो इसके विरुद्ध है एक हो जाना चाहिए। केवल भाईचारा और मनुष्य। मैंने इतनी किताबें पढ़ डाली, पहले वैदिक धर्म था, फिर सनातन आया, अब हिंदू धर्म कहने लगे। चारों वेद पढ़ डाले, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ डाली, वाल्मीकि रामायण पढ़ डाली, रामचरितमानस पढ़ डाली, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जहां अपने 14 बरस में से 12 बरस वनवास पे रहे, वहीं उसी जिले का मैं भी हूं। कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है। कुरान हदीस, इतनी हदीसें हैं, कुरान तो एक है, किसी हदीस में मुसलमान शब्द नहीं आता है। कहां ले जा रहे हो भाई? हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। बहुत बढ़िया। हमें भारत को नहीं टूटने देना है। भारत है तो हम ही कहां रहेंगे भाई जी। लेकिन चूंकि जब आपने ये बातें कही कि सबको एक होना है, तो सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है, ये वक्त आ गया है कि अब बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियां एक हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं,
इंक्लूडिंग बीएसपी? अब जो भी सेकुलर अपने आप को मानता है, मैं किसी को इंक्लूडिंग नहीं कह रहा हूं, उनको एक हो जाना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है ये। एक नहीं होंगे तो फिर बीजेपी? उन्हीं लोगों ने नारा दे दिया, बटोगे तो कटोगे, हमने थोड़ी दिया है। तो अब लागू तो आप पर हो रहा है। सब पे होगा, वो सब पे होगा। कट रहे हो, नारा हमारा नहीं। आप कांग्रेस से तो अब बाहर आ गए, राहुल गांधी को आपने कैसा पाया? बहुत अच्छे आदमी हैं राहुल गांधी जी, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं सम्मान करता हूं, करता रहूंगा। और सम्मान नहीं कर रहा होता तो आपके सामने फोटो नहीं लगी होती। हाँ, मैं देख रहा हूं अभी भी आपके घर में कांग्रेस की ही तस्वीर। कांग्रेस की बात ना कीजिए, नहीं, मैं तो देख रहा हूं सारे कांग्रेस जो नेताओं अच्छे लोग हैं उनकी बात कीजिए। हर जगह अच्छे और बुरे तो नहीं कहूंगा, हर तरीके के लोग होते हैं। तो राहुल गांधी क्या कहीं मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं या उनको फीडबैक नहीं है? बिहार चुनाव का भी मैं समझता हूं उनको फीडबैक सही नहीं मिला, मैं जो समझता हूं। और अखिलेश यादव? अब उनका चल रहा है, बढ़िया है। कई बार अखिलेश जी से मेरी 4-6 महीने में कहीं ना कहीं 2-3 महीने मिल ही जाते हैं। कभी शादी ब्याह में मिल जाते हैं तो कभी फ्लाइट में मिल जाते हैं, तो अक्सर मुलाकात हो जाती है। वो मिलनसार आदमी है, सबकी इज्जत करते हैं। नहीं, बसपा के लोगों का ठिकाना भी बन गया है सपा, समाजवादी पार्टी। ज्यादा हाल के सालों में देखा जाए तो ज्यादातर जो मिशन से जुड़े लोग हैं वो बीएसपी से सपा की तरफ ही मूव कर रहे हैं। आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा। देखिए, उस समय उनको ठीक लगा होगा तो वहां गए, अपनी अपनी समझ है। आपके बारे में एक और चीज कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अब जब नए मुस्लिम नेताओं का आगमन हुआ है, उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, इमरान प्रताप गढ़ीसरी के, तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता, मुस्लिम चेहरे, वो नाराज। अब बिहार में शकील अहमद, इतने पुराने कांग्रेसी, कई पीढ़ियों से कांग्रेसी, वो नाराज। राहुल गांधी के काम करने के तरीकों से वो नाराज। आपकी भी नाराजगी। तो ये माना क्यों न जाए कि पार्टी में रहते हुए पार्टी ने कांग्रेस ने आपको कुछ नहीं दिया, ये आपकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। और जो लोग नए आए उन्हें राज्यसभा दिया, टीम में दिया, सब कुछ दिया। देखिए, ऐसा है कि जब मेरी शर्त ही नहीं कुछ देने की, तो मैं ये कैसे कहूं कि मुझे कुछ नहीं दिया। मेरी शर्त ही नहीं थी कोई। और इमरान प्रताप गढ़ी हो या कोई भी हो, किसी के कुछ बनने से मैं जलता नहीं हूं। मैं बिल्कुल, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। शकील साहब पुराने कांग्रेसी है, उनको ज्यादा पता चलेगा। मैं तो जुमा जुमा 4 दिन 8 साल रहा, चला आया। तो अब वो कैसे कह रहे हैं वो बताएंगे, वो जानेंगे। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, चाहे पुराने हो या नए हो। चलिए सर, तो अब हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही आपके इस बात का खुलासा होगा कि आपकी अगली रणनीति क्या है, किस पार्टी में आप जाते हैं, या क्या कोई अपनी अलग पार्टी लेकर के आते हैं। एक बार फिर दर्शकों के लिए पूछ लेता हूं, आप कहां जा रहे हैं? देखिए, कई दिन से पत्रकार बंधु जो है आते हैं, दूसरे लोग भी फोन करते हैं, हजारों फोन आए। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। सपा रूल आउट नहीं है? क्या करें? सपा रूल्ड आउट नहीं है कि आप सपा, मैं अगर रूल्ड आउट माना जाए तो क्या बीजेपी और बसपा में आप नहीं जाएंगे? नहीं, बीजेपी में जाने का कोई सवाल मतलब ही नहीं है, और बसपा में भी कोई मतलब नहीं। कांग्रेस आपने छोड़ी दी, तो आपके पास समाजवादी पार्टी बची, या फिर चंद्रशेखर के साथ जाएं या अपनी पार्टी बनाएं। यही 3 ऑप्शन है, या चौथा भी है। ये तो आप पहले कह चुके हैं, और मैं कुछ बोला नहीं हूं। और जब कुछ नहीं बोला जाता तो मूक सहमति होती है।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। यूपी तक की इस खास बातचीत में, पॉडकास्ट में, इन्होंने मन की बात, दिल की बात, पुरानी बात, उस जद्दोजहद की बात जो इनके पूरे सियासी करियर में इन्होंने देखा, आज हमारे साथ इन्होंने साझा किया। अगली बार फिर किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।